देखो शुभम, मम्मी पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने एक लड़का भी देख रखा है। शुभम, तुम अपने घर वालों को जल्दी से हमारे रिश्ते के बारे में बताओ, वरना मम्मी पापा ने मेरी शादी कहीं पक्की कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। अरे यार रचना, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। शुभम, कैसे चिंता न करूं? मैं तन और मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ, और ऐसे में मम्मी पापा ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी कहीं और शादी कर दी तो मैं अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब दूंगी? तुम कहो तो मैं अपने पापा को हमारे बारे में सब कुछ बता देती हूँ और पापा को तुम्हारे पापा से मिलने भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। अब ये तुम्हारी परेशानी नहीं बल्कि मेरी परेशानी है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। पर रचना, तुम मुझे थोड़ा सा समय दे दो। शुभम, हम लोग 3 साल से रिलेशन में हैं और तुम 3 साल से मुझसे यही बोले जा रहे हो। अरे तुम अपने मम्मी पापा से आखिर कब बात करोगे? अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं कब तक मम्मी पापा से बहाने बताते रहूंगी? मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा समय, फिर देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हारी डोली मेरे अंगने में आएगी। पक्का शुभम? इस बार तुम झूठा वादा तो नहीं कर रहे हो हर साल की तरह? नहीं मेरी जान, तुम मेरा यकीन करो। मैंने कहा ना कि मैंने अपने मम्मी पापा को जल्द ही अपने बारे में बता दूंगा और उन्हें लेकर सीधे तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन सुनो, जब तक मैं तुम्हें फोन करके ना कहूँ तब तक तुम अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में मत बताना। ठीक है शुभम, लव यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लव यू टू रचना। ये है रचना और शुभम। रचना और शुभम पिछले 3 सालों से रिलेशन में है। रचना दिल से शुभम को चाहती है और वह तन मन से शुभम की हो चुकी है। रचना पिछले 3 सालों से लगी है कि शुभम अपने मम्मी पापा से बात करे और दोनों की शादी हो जाए, लेकिन शुभम हर बार कोई न कोई बहाना बताकर टाल देता है। लेकिन अब रचना की उम्र हो चली है, रचना की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, इसलिए रचना के मम्मी पापा चाहते हैं कि वो सही उम्र में अपनी बेटी की शादी कर दें। यही कारण है कि रचना पूरे टाइम उदास रहती है। उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है कि कहीं शुभम ने ज्यादा देर कर दी तो उसके मम्मी पापा उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। शुभम रचना से वादा करता है कि थोड़े दिनों के बाद वो अपने मम्मी पापा को लेकर रचना के घर आ जाएगा। अब रचना भी खुश थी कि शुभम जल्द ही अपने मम्मी पापा को लेकर घर आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत जाता है। शुभम का कोई कॉल नहीं आता। शुभम पहले रचना से इंस्टाग्राम में चैटिंग करता था, लेकिन अब तो शुभम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी चेंज कर दी थी। ये क्या हो गया शुभम को? शुभम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? धीरे धीरे उसने सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। अब मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूं? रचना, रचना बेटा। हाँ माँ, कहिए ना। बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता तलाशा है और वो लोग कल तुम्हें देखने भी आ रहे हैं। लेकिन मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे थोड़े दिन का समय दीजिए। ये क्या तरीका है रचना? तुमने थोड़ा समय बोल बोल कर पूरे 3 महीने का समय ले लिया और तुमने 5-5 रिश्तों को ना कह दिया है। अरे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। सही उम्र में शादी हो जाएगी तो हम लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तुम अपने मम्मी पापा को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो मम्मी आप समझिए ना। क्या समझू बेटा, क्या समझू? अरे अगर तू किसी को पसंद करती है तो वो भी बता दे। तू जिसे पसंद करती है, यदि लड़का अच्छा होगा तो हम उसी से तेरी शादी करवा देंगे। लेकिन तू कारण बता, तू क्यों थोड़ा समय मांग रही है? बोलना बेटा, रचना बोलना, क्या बात है? देख अपने बूढ़े माँ बाप को ज्यादा परेशान ना कर बेटा। हम लोग तेरी चिंता में दिन रात परेशान रहते हैं। रचना बोलना बेटा, यूं मुंह मत फेर। अरे तू रो क्यों रही है? बोलना, क्या बात है? बोलना बेटा, तू क्यों शादी नहीं करना चाह रही है? मम्मी मैं शुभम से शादी करना चाहती हूँ मम्मी। कौन शुभम बेटा? अरे कहाँ का लड़का है, क्या नाम है, उसके माँ बाप क्या करते हैं? जरा उसके बारे में विस्तार से तो बता, हम खुद जाते हैं शुभम के घर। मम्मी, शुभम ने मुझसे थोड़े दिनों का समय मांगा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम थोड़े दिन इंतजार कर लेते हैं। पहले ये बता कि लड़का क्या करता है? माँ, लड़का पढ़ा लिखा है और लड़के का खुद का बिजनेस है। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो रो मत, तू जल्दी शुभम को लेकर आ, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। मम्मी, अभी आप पापा से बात मत कीजिए, मैं एक बार शुभम से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आप पापा से बात कीजिएगा। ठीक है बेटा। इस तरह रचना अपनी मम्मी को शुभम के बारे में सब कुछ बता देती है। रचना की मम्मी को मनपसंद शादी से कोई ऐतराज भी नहीं था, वह शुभम से मिलने की इच्छा जता रही थी। इधर रचना भी खुश हो जाती है और खुशी खुशी शुभम का पता लगाने को निकल जाती है। रचना शुभम से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शुभम से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। रचना यहाँ तक शुभम के कुछ फ्रेंड्स के घर भी जाती है, लेकिन उन्होंने शुभम का पता नहीं बताया। ये बोल दिया कि कुछ महीनों से शुभम कहाँ है उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आखिर बेचारी रचना थक हार जाती है और वो समझ जाती है कि शुभम ने उसे धोखा दे दिया। रचना बेटा। जी पापा।
देखो बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। लड़की की फोटो मैंने तुम्हारे कमरे में रख दी है, तुम देख लेना। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती पापा। रचना, ये कैसी बात कर रही हो बेटा? तुमने हमसे समय मांगा, हमने तुम्हें समय दिया, और फिर तुम क्यों शादी से मना कर रही हो? रचना, देखो बेटा, शादी से तुम्हें करनी होगी। अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी समय से, फिर तुम्हारी छोटी बहन की शादी कैसे होगी बेटा? हाँ बेटा, कब तक तुम इनकार करोगी शादी से? आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी तुम्हें। और रचना, ये जो रिश्ता आया है ना तुम्हारे लिए, यह रिश्ता बहुत ही खास है। लड़के का खुद का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। लड़के के पिताजी की कपड़े की फैक्ट्री भी है। लड़का पढ़ा लिखा है, बहुत ही फ्रैंक फैमिली है। वहाँ तुम एक बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह बनकर रहोगी। वहाँ किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है बेटा। मेरी बात मान जाओ, शादी के लिए इनकार मत करो। नहीं पापा, मैं नहीं करना चाहती शादी। देखो रचना, हम तुम्हारे साथ अब तक प्यार से पेश आ रहे हैं, तो तुम हमारे सीधेपन का गलत फायदा उठा रही हो। तुमने जब जब जो बोला हमने वो माना, लेकिन आज तुम शादी से इस तरह से इनकार नहीं कर सकती। तुम्हें तो शादी करनी होगी, अपने लिए ना सही, अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोचो। और जिस झूठी दुनिया के सहारे तुम जी रही हो ना, उस झूठी दुनिया से तुम बाहर आ जाओ। वो सब एक सपना था, हकीकत में जियो बेटा। प्रभा, बेटी के ऊपर इस तरह नहीं बिगड़ते। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वह मेरी बात कभी नहीं काट सकती। देखो बेटा रचना, लड़का सर्वगुण संपन्न है और मैंने अपनी जबान भी दे दी है कि मैं तुम्हारी शादी उसी घर में करूंगा। तुम अपने बाप की लाज रखोगी ना बेटा? अरे अपने लिए ना सही, अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच। जिस झूठे प्यार के सहारे तुम जी रही हो ना, वो सब धोखा है बेटा। और ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी हो भी गई होती ना, तो वो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ देता। इसीलिए भगवान का शुक्र मनाओ कि उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई और शादी से पहले ही उसकी हकीकत सामने आ गई। रचना के माता पिता ने रचना को बहुत समझाया, इमोशनली ब्लैकमेल भी किया। रचना भी थक हार चुकी थी और वह भी समझ गई थी कि शुभम उसे धोखा देकर चला गया है। बेचारी रचना चारों तरफ से बहुत मजबूर हो जाती है और वह मजबूरी में आकर शादी के लिए हाँ कह देती है। क्योंकि शुभम तो थोड़े दिन का समय मांग कर गया था, लेकिन 1 साल भी हो गया तो शुभम लौट कर नहीं आया, न ही शुभम का कोई पता चला। रचना ने भी फैसला कर लिया था कि वो अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी कर लेगी। रचना के माता पिता ने 4 महीने बाद खुशी खुशी से रचना की शादी आलोक से करवा दी। रचना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी, अपनी बहन के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कह दिया था। रचना और आलोक की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। जब रचना अपने ससुराल जाती है तो रचना की सास रचना का परिचय अपने घर के सारे सदस्यों से करवाती है। देखो बहू, शादी की भीड़ भाड़ में इतने अच्छे से तुम्हारा परिचय नहीं हो पाया था सबसे। जी मम्मी जी। तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारा परिचय अच्छे से करवा देती हूँ। ये तुम्हारी बुआ जी है, पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटा। जी मम्मी जी। रचना जब आलोक की दुल्हनिया बनकर आलोक के घर में जाती है तो रचना की सास घर के सभी बड़े बुजुर्गों और मेहमानों से रचना का परिचय करवाती है। शादी ब्याह का सारा कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका था। ज्यादातर मेहमान वापस अपने घर लौट चुके थे, लेकिन कुछ खास रिश्तेदार थे जो अभी भी रुके हुए थे। इस तरह रचना की सास ने एक एक करके सबके पैर छुआए रचना से, और जब ननद नंदोई के पैर छूने की बारी आती है तो रचना अपने नंदोई को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और उसके पैर छूते छूते रचना का हाथ वहीं रुक जाता है। जैसे ही शुभम और रचना की निगाहें मिलती है, रचना के शरीर में झुरमुरी सी छूट जाती है, क्योंकि शुभम रचना का पहला प्यार था, लेकिन अब वो उसकी ननद का पति बन चुका है। रचना हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी कभी उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी। उसका प्यार उसके सामने उसका नंदोई बन के खड़ा होगा। वैसे शुभम भी रचना को अपने साले की पत्नी के रूप में देखकर हैरान रह जाता है। अरे बेटा, रुक क्यों गई? पैर छू अपने नंदोई के। रचना ने ना चाहते हुए भी बुआ जी के कहने पर बहुत ही संकोच से शुभम के पैर छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही रचना के हाथ शुभम के पैरों को छूते, शुभम धीरे से पीछे खिसक जाता है और प्रत्युत्तर में वह रचना के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करता है। दोनों के बीच उत्पन्न एक अनचाही स्थिति सहज ही टल गई थी। अपने पहले प्यार को अपने ससुराल में नंदोई के रूप में देखकर तो रचना के मानो चैन लूट गए थे। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें भुलाने की कोशिश भी करो तो वह भुलाए नहीं जाते। खैर, सबका परिचय हो जाने के बाद रचना अपने कमरे में चली जाती है। रचना की सास आकर रचना से बात करती है। देखो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे या फिर अपनी ननद से कह सकती हो। जी मम्मी जी। रचना, उदास हो? देखो, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हें तुम्हारे घर की बहुत याद आ रही होगी। रचना,
तुम मेरी बातों का भरोसा करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि बीती जिंदगी की हर याद तुम्हारी जिंदगी से मिट जाएगी। रचना, मैं तुम्हारी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बस रचना, तुम मेरा भरोसा करो और तन मन से मेरी हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आलोक की मीठी मीठी बातों ने रचना के मन को हर लिया था। रचना सोच रही थी कि जैसे हम सफर की छवि उसके मन में अंकित थी, आलोक बिल्कुल वैसी व्यक्तित्व का है। इस तरह रचना सच में तन मन से आलोक की हो जाती है। रचना और आलोक हनीमून ट्रिप पर मालदीव चले जाते हैं और 2 हफ्ते बाद जब वो लोग इंडिया वापस लौटते हैं तब आलोक को पता चलता है कि उसके बिजनेस टूर पर कम से कम उसे 1 महीने के लिए जर्मनी जाना है। अरे बेटा, तुम्हारी नई नई शादी है, जरूरी है क्या बिजनेस टूर पर जाना? हाँ माँ, ये टूर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बेटा, बेचारी बहू यहाँ अकेले परेशान हो जाएगी तेरे बिना। रचना का कोई हम उम्र भी नहीं है हमारे घर। एक काम कीजिए ना माँ, रोशनी को बुला लीजिए। आप कुछ दिन यहाँ रहेगी रचना के साथ तो रचना का भी मन लग जाएगा। क्यों रचना, रोशनी के साथ तो मन लग जाएगा ना तुम्हारा? हाँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस मन लगाकर अपना काम कीजिए और खूब तरक्की कीजिए। देखा ना माँ, आपकी बहू कितनी समझदार है, आप तो व्यर्थ ही चिंता करती हैं। ठीक है बेटा। इस तरह आलोक बिजनेस टूर के लिए जर्मनी चला जाता है। दूसरे ही दिन रचना की सास अपनी बेटी और जमाई को घर बुला लेती है। क्या बात है माँ, इस तरह अचानक हम दोनों को आपने आने क्यों कहा? भाभी कैसी हैं आप? जी दीदी, मैं तो ठीक हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारा भाई 1 महीने के लिए जर्मनी गया है। तुम्हारी भाभी रचना बेचारी इस घर में अपने आप को अकेला महसूस करती होगी, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम तुम आकर अपनी भाभी के साथ कुछ दिन रह जाओ। देखिए दामाद जी, मैं कम से कम 1 महीने तो अपनी बिटिया को नहीं भेजूंगी, क्योंकि 1 महीने तक वो अपनी भाभी के साथ रहेगी। हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप यहीं से अपना बिजनेस संभाल लीजिए। अरे लेकिन वो मतलब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं से अपना बिजनेस संभाल लूंगा। धन्यवाद दामाद जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम रचना को 2 हम उम्र साथी तो मिल गए। रचना समझ चुकी थी कि उसका नंदोई मतलब कि शुभम जानबूझकर वहां रुकना चाहता है। जिस तरीके से शुभम रचना को देखा करता था, रचना समझ चुकी थी कि शुभम फिर से उसे पाने का प्रयास करना चाहता है। लेकिन रचना बहुत सतर्क हो गई थी, क्योंकि वो अपने इतने प्यारे पति को खोना नहीं चाहती थी। वह किसी भी शर्त में शुभम से बात तक नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे 2 दिन तो बीत जाते हैं। 2 दिनों तक शुभम ने रचना से बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक दिन रचना की सास और ननद दोनों मार्केट गए हुए थे और तब शुभम और रचना दोनों अकेले ही थे घर में। फिर अचानक से शुभम रचना के कमरे में आ जाता है। हाय स्वीटहार्ट, व्हाट अ सरप्राइज, वी आर बैक अगेन। अब हम फिर से एक हो सकते हैं, कम ऑन बेबी। जैसे ही शुभम रचना को अपने बाहों में भरने की कोशिश करता है, रचना की आंखों के सामने अपना घर संसार और प्यारा सा पति का चेहरा आ जाता है। शुभम के इस दुस्साहस से रचना बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। दूर हो जाओ मुझसे, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुमने मुझे क्या बिकाऊ स्त्री समझ कर रखा है? देखो शुभम, तुम चुपचाप मेरे कमरे से चले जाओ, वरना क्या क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारी करतूत का भांडा फोड़ कर दूंगी। उससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम कहीं की नहीं रहोगी। इसीलिए भलाई इसी में है रचना कि मैं जैसा कहता हूँ सिर्फ तुम वैसा करो। ऐसा कभी नहीं होगा शुभम, कभी नहीं होगा। तुम जैसे धोखेबाज मक्कार इंसान जिसकी वजह से। देखो रचना, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। देखो मैं कहती हूँ कि तुम चुपचाप मेरे कमरे से चले जाओ, वरना तुम मेरे गुस्से की पराकाष्ठा का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रचना का गुस्सा देखकर शुभम ने कुछ फोटो अपने मोबाइल से निकालकर रचना को दिखाए। देख लो, इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे। अगर मैंने ये फोटोग्राफ साले साहब को दिखा दिया ना तो तुम्हारा विवाहित जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। रचना वो फोटोज देखकर थोड़ी घबरा गई, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, वो अपनी शादी बचाना चाहती थी। इसीलिए रचना ने अपने गुस्से में काबू किया और शुभम से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो शुभम? जब मैं तुमसे शादी करना चाहती थी तब मुझे तुमने बीच रास्ते में छोड़ दिया, और अब जब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा सुखी संसार है, तो तुमसे ये भी देखा नहीं जा रहा है। मैं तुमसे यहाँ कोई सवाल जवाब करने नहीं आया हूँ, बस मैं जो कहूँ तुम वही करना। बोलो ना, तुम क्या चाहते हो? समय आने पर बता दूंगा। शुभम इतना कहकर रचना के कमरे से चला जाता है। इधर बेचारी रचना उदास होकर रोते हुए अपने मासूम पति के बारे में सोचने लगती है। जिस दिन से आलोक से मेरी शादी हुई है, मैं उस दिन से ही सोच रही हूँ कि आलोक जी कितने सीधे और सच्चे इंसान हैं। मैं पहले ही उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। मुझे इसी बात का डर था, यदि भविष्य में मेरे और शुभम के रिश्ते का पता
अगर आलोक जी को चला तो ना जाने वो इस रिश्ते को किस प्रकार से लेंगे। तब पता नहीं हमारी विवाहित जिंदगी का क्या हश्र होगा। बेचारी रचना अब उदास रहने लगी थी। उसे हर पल इसी बात का डर लगा हुआ था कि ना जाने शुभम उसे क्या करने को कहेगा। लेकिन शुभम अपनी पत्नी और अपनी सास के सामने रचना से कोई भी बदतमीजी नहीं करता। रचना से बिल्कुल अनजान की तरह वो व्यवहार करता था, जिस कारण किसी को भी रचना या शुभम के व्यवहार से कुछ शक नहीं हुआ था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जब रचना की सास और ननद घर पर नहीं थी तो रचना का नंदोई मतलब शुभम आकर रचना को एक लेटर दे जाता है, जिसे पढ़ने के बाद तो रचना के जैसे होश ही उड़ जाता है। मुझे तो यह सोच सोच कर ही बहुत डर लग रहा है जब आलोक जी जर्मनी से वापस लौटेंगे और उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो ना जाने वो इसे किस तरह से लेंगे। कहीं शुभम हमारे रिश्ते को गलत तरीके से इनके सामने पेश ना करे। मैंने पहले ही सोचा था कि मैं उस सीधे साधे और सच्चे इंसान को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं बता नहीं पाई और आज मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैं किसी भी तरीके से अपनी शादी बचाना चाहती हूँ। रचना, रचना, शुभम, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? देखो आवाज नीचे करके बात करो, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? अरे तुम जैसा घटिया इंसान कर ही क्या सकता है? तुम मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ सकते हो, उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। देखो भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना माँ जी या दीदी ने देख लिया तो ना जाने वो क्या सोचेंगी। तुम चिंता मत करो, घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। देखो अगर तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाना चाहती हो तो चुपचाप वही करो जो मैं तुम्हें करने को कहता हूँ। जरूर बचाना चाहती हूँ। अरे तुम जैसे मक्कार धोखेबाज इंसान के ऊपर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया था, लेकिन तुमने क्या किया? बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा देकर चुपचाप वहाँ से भाग गए और तुमने दीदी से शादी कर ली। तुम्हारी इन इमोशनल बातों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए चुपचाप सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ कहो। आज शाम को 6 बजे होटल मरीन सी साइड पर आ जाना। शुभम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं किसी के घर की बहू हूँ, इस तरह मैं कैसे होटल में आ सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। कह देना कि तुम्हें अपने मायके जाना है। नहीं शुभम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम 6 बजे तक नहीं आई तो फिर सोच लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे इस शुभम से तो मैं त्रस्त हो गई हूँ। शादी के पहले भी इसने मुझे कितना रुलाया और अब जब मेरी एक खुशहाल गृहस्थी बस गई है तब भी इसे चैन नहीं है। अगर ये शुभम मुझे इसी तरह से ब्लैकमेल करता रहा तो मैं अपना विवाहित जीवन तार-तार होने से नहीं बचा पाऊंगी। हे भगवान, मैं इस शुभम से कैसे छुटकारा पाऊं? मेरी एक जरा सी नादानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत हो गया, मैं कब तक इस तरह घुट घुट कर जीती रहूंगी? ये मेरी लड़ाई है और मैं इस लड़ाई को लड़कर रहूंगी और किसी और को बीच में नहीं लाऊंगी। कैसे भी लड़ूंगी, लेकिन इस शुभम नाम के पॉइजन से छुटकारा पा जाऊंगी। बेचारी रचना, दोपहर भर उसकी आंखों से विरल अश्रुधारा बहती रही। उसे इतना तनाव हो रहा था मानो उसका दिमाग किसी भी समय फट जाएगा। रचना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो करे क्या। विपरीत परिस्थितियों में कई बार इंसान विचलित हो जाता है और घबराकर कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है। रचना को भी बस इसी बात का डर लगा हुआ था कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। रचना ने घर में देखा कि शुभम तो घर में कहीं नहीं है और रचना की नंद भी अपनी किसी सहेली के घर पर गई थी। घर में केवल रचना की सास थी, जिसे रचना ने ना चाहते हुए भी मजबूरी में झूठ कहा कि वो अपनी किसी सहेली के यहाँ जा रही है और वह सीधा शुभम के बताए पते पर जाने लगती है। रचना ने निश्चय कर लिया था कि अब चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन लड़ाई अब आर पार की होगी। जब रचना होटल में पहुंची तो वह देखती है कि शुभम तो बहुत ही बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था और रचना को देखते ही शुभम बहुत खुश हो जाता है। शुभम को एक बार लग रहा था कि रचना और शुभम फिर से एक बार एक हो जाएंगे। शुभम की आंखों में एक अलग सी अकड़ भी थी। शुभम शायद इस बात से बहुत अकड़ रहा था कि उसने रचना को फिर से झुका लिया। मुझे पता था रचना तुम जरूर आओगी, तुम मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि सच कहो तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करती हो ना जितना पहले किया करती थी। बकवास मत करो शुभम, और तुम जानना चाहते हो ना सच्चाई क्या है तो सुनो। मैं तुमसे हाँ शादी के पहले बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ। तुम ये झूठा नाटक मत करो, आखिर जीता तो मैं ही ना। अगर सीधी तरह से मेरी बात मान लेती तो तुम्हें परेशान ही क्यों करता मैं। शुभम,
एक बात तो मैं आज जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों धोखा दिया तुमने? क्या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर से प्यार था? तुमने मन से कभी मुझे प्यार नहीं किया था? ओ डियर, ये क्या बकवास लेकर बैठ गई तुम? ये सारी बात छोड़ो और इतना सुनहरा मौसम है, समय है और यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। ये फालतू की बातों में समय बर्बाद मत करो तुम। अच्छा, ये सब तुम्हें बकवास लग रहा है और जो तुमने मेरे साथ किया, मुझे धोखा दिया, मुझे तड़पता तड़पता छोड़ गए तुम, उसका हिसाब कहाँ गया? उसका जवाब कौन देगा मुझे? ओ जस्ट शट अप, कम ऑन बेबी, एंजॉय। अच्छा, तो तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते ना? कोई बात नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से अपनों की इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पास आओ, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, और जैसे चाहो मेरे शरीर को नोच डालो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। अचानक से शुभम रचना की इस व्यवहार को देखकर चकित रह गया, क्योंकि उसने इस स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की थी। विचारों के बवंडर ने शुभम को विवेक शून्य कर दिया था। शुभम घबराते हुए रचना से सवाल करता है, रचना, तुम्हारे हाथ में ये कैसी बोतल है? जहर की बोतल है, तुम्हें तृप्त करके इसे पी लूंगी, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा एक बार में। क्या? फिर मेरा क्या होगा रचना? तुम चाहो शुभम तो तुम भी इसे पी सकते हो, जिससे हमारा प्यार भी अमर हो जाएगा और हम भी अमर हो जाएंगे। रचना के ऐसे जवाब को सुनकर तो शुभम की आशाओं पर जैसे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा था और शुभम जितना रचना के करीब आ गया था, धीरे धीरे उसके कदम पीछे हटने लगे। क्यों, क्या हुआ शुभम? मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारी प्यास बुझाने। आओ, नोच खाओ मुझे और तृप्त हो जाओ। आओ आओ मेरे पास आओ, बुझा लो अपनी प्यास। आओ ना, आप क्यों दूर भाग रहे हो? कहो, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रचना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो। तुम किसी और की अमानत हो, तुम्हारे मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भर चुका है। अब तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा रचना कि तुम मुझसे अभी भी वही प्यार करती होगी जो पहले करती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था। हाँ, तुमसे बहुत प्यार करती थी मैं, सच में अपनी जान से ज्यादा तुमको चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? और मैं एक भारतीय नारी हूँ, मैं इस तरह से अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। जब तक मैं आलोक जी के साथ एक बंधन में नहीं बंधी थी, तब तक तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह थी, लेकिन अब मैं तन और मन से आलोक जी की हो चुकी हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह आलोक जी को ही समर्पित कर चुकी हूँ। अब तुम्हारे लिए मेरे इस दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन शुभम, जाते जाते एक बात सच बताते जाना कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया था, ये सिर्फ तुम खिलवाड़ कर रहे थे मेरे साथ। मुझे माफ कर देना रचना, लेकिन कुछ बातों का जवाब हम ना ही जाने तो बेहतर होता है। रचना के आज पतिव्रता वाले रूप को देखकर शुभम तो जैसे हक्का बक्का सा रह गया था। शुभम चुपचाप होटल से चला जाता है। शुभम अपने ससुराल जाकर अपना सारा सामान पैक करने लगता है और अपनी सास से कह देता है कि उसकी शहर से बाहर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और रचना जब करीब 1 घंटे के बाद अपने घर पहुंचती है तो वह दरवाजे पर ही शुभम को देखती है। शुभम नीचे सिर किया अपना सामान लेकर उसके ससुराल से बाहर जा रहा था। रचना समझ जाती है कि शुभम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और शुभम वहां से चला जाता है। जब रचना ने शुभम को जाते हुए देखा तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा पड़ी। रचना को समझ में आ गया था कि आज उसके मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत उसके प्यार की कीमत से कहीं ऊपर है। और इस तरह फिर से एक बार आलोक और रचना खुशी खुशी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।